दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज तो सिर्फ एक इन्वायरमेंटल इशू है, तो रुक जाइए। क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ एक इन्वायरमेंटल इशू नहीं बल्कि एक लीगल ड्यूटी बन चुका है। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कह दिया है दैट क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ चॉइस, इट्स अ लीगल ड्यूटी। आइए समझते हैं इस वीडियो में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस लैंडमार्क एडवाइजरी ओपिनियन के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में। मेरा नाम है अक्षिता सोनी और आपका स्वागत है अपने चैनल योर लॉर्ड्स पर। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के एडवाइजरी ओपिनियन किस लिए सीक किया है, क्या नीड थी कि एडवाइजरी ओपिनियन सीक किया जाए और किसके थ्रू सीक किया गया है, और इस एडवाइजरी ओपिनियन का नेचर क्या है, क्या ये बाइंडिंग है या नॉन बाइंडिंग, और इस एडवाइजरी ओपिनियन से बाकी स्टेट्स पर आगे फ्यूचर केसेस पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इम्प्लीकेशंस होंगे इस एडवाइजरी ओपिनियन में। आइए समझते हैं। तो जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने आर्टिकल 65 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ कोर्ट की पावर सीक करते हुए एक रेजोल्यूशन पास किया, रेजोल्यूशन नंबर 77/276, जिसके अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एडवाइजरी ओपिनियन मांगा इन दो क्वेश्चंस पर। अब इन क्वेश्चंस के बारे में हम डिटेल में समझेंगे और क्या इस एडवाइजरी ओपिनियन का नेचर है, आइए समझते हैं। इसके पहले हम समझते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, यूनाइटेड नेशंस की एक प्रिंसिपल जुडिशियल बॉडी है जो कि 1945 में स्टैब्लिश की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर है द हेग, नेदरलैंड्स। इनके डिसीजंस बेसिकली इंग्लिश और फ्रेंच में ही आते हैं। इनका काम क्या है, फंक्शन क्या है इस जुडिशियल बॉडी का? दो फंक्शन है। पहला, डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट करना, जो भी स्टेट्स के बीच में, स्टेट्स मींस इंटरनेशनल लॉ में बाकी सब कंट्रीज को हम स्टेट्स के नाम से रेफर करते हैं, तो जो भी स्टेट्स के डिस्प्यूट्स हैं इनको रिजॉल्व करना और साथ ही साथ अपना एडवाइजरी ओपिनियन देना, अपना ओपिनियन देना। ये दो फंक्शन है, सेटलिंग डिस्प्यूट्स एंड गिविंग ओपिनियंस। इनके जजमेंट्स किस तरीके के होते हैं? बेसिकली जो जजमेंट्स दिए जाते हैं आईसीजे के थ्रू, वो जजमेंट्स का नेचर बाइंडिंग होता है, लेकिन जो ओपिनियंस दिए जाते हैं आईसीजे के थ्रू, उनका नेचर होता है नॉन बाइंडिंग। वापस से सुन लीजिए, जो जजमेंट्स होते हैं उनका नेचर होता है बाइंडिंग और जो ओपिनियंस दिए जाते हैं उनका नेचर होता है नॉन बाइंडिंग। जजेस कितने होते हैं आईसीजे में? टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 15 जजेस होते हैं जिन्हें 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। पहले भी कुछ केसेस आए थे जहां इंडिया का एंगेजमेंट था आईसीजे के साथ में, जैसे कि राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी का केस है, पोर्टुगल वर्सेस इंडिया का, जहां पर पोर्टुगल सिविलियंस को एक्सेस दे दिया गया था, पोर्टुगल सिविलियंस को एक्सेस दिया था कि आप इंडियन टेरिटरी के थ्रू पैसेज आपको ग्रांट किया जाता है, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल या मिलिट्री एक्सेस है उसको ब्लॉक करने का राइट है इंडिया के पास। तो सिर्फ सिविलियंस को राइट दिया गया था पैसेज का। इसी तरीके से कुलभूषण जाधव का केस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के केस में आईसीजे ने पाकिस्तान के ऊपर एक कड़ी निंदा की थी और ये कहा था कि पाकिस्तान ने वॉयलेट किया है वियना कन्वेंशन। क्यों? क्योंकि इंडिया को कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया पाकिस्तान ने। कुलभूषण जाधव के केस में इंडिया को कॉन्सुलर एक्सेस नहीं देकर पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन को वॉयलेट किया है। इसी तरीके से पहले इंडिया के इन दो केसेस के अंदर एंगेजमेंट भी था आईसीजे के साथ। अब समझते हैं कि इस आईसीजे का एडवाइजरी ओपिनियन किसके थ्रू इनिशिएट किया गया। कुछ पैसिफिक आइलैंड है, कुछ पैसिफिक कंट्रीज हैं जिनको ये थ्रेट है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से उनका पूरा आइलैंड ही डूब जाएगा। तो ऐसा ही एक इनिशिएटेड बाय पैसिफिक आइलैंड स्टूडेंट्स फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है PISFCC। साथ ही उन्होंने वनुआतू क्या है, एक ऐसा पैसिफिक आइलैंड है, एक पैसिफिक कंट्री है, जिसको उन्होंने साथ में लेकर रेजोल्यूशन मूव किया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, आर्टिकल 77 रेजोल्यूशन नंबर है, एंड इट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय 132 कंट्रीज। इस रेजोल्यूशन को मूव किया ताकि आईसीजे का एडवाइजरी ओपिनियन आ सके।
आईसीजे ने अपना एडवाइजरी ओपिनियन में ये कहा दैट कंट्रीज हैव अ लीगल ऑब्लिगेशन, कंट्रीज की लीगल ऑब्लिगेशन है अंडर इंटरनेशनल लॉ टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। आपको पता है कि जब एक ऑब्लिगेशन आ जाती है, ऑब्लिगेशन जब किसी एक पर्सन की, जब किसी एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और वो भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो अगर आपने इसको ब्रीच किया तो कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। तो यहाँ पर है तो एडवाइजरी ओपिनियन, मतलब एक तरीके से नॉन बाइंडिंग इफेक्ट है, लेकिन इसका एक सीरियस इम्पैक्ट भी हो सकता है आगे आने वाले जनरेशन्स के लिए, आगे आने वाले केसेस के लिए। रेजोल्यूशन मूव करने के लिए यूएन चार्टर में दोनों ही जनरल असेंबली एज वेल एज सिक्योरिटी काउंसिल, इन दोनों ही ऑर्गन्स के पास में पावर होती है कि वो आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक एडवाइजरी ओपिनियन मांग सकते हैं। Although these opinions are not legally binding, but they carry a legal and moral weight, serving to clarify and advance the development of international law. International law के development के लिए एक advisory opinion दे सकते हैं ये। अब देखते हैं कि क्या questions पूछे गए इस resolution में। पहला question, states की obligations क्या है? What are the obligations of the state under international law to protect the environment? State means जो भी सारी कंट्रीज हैं जो यूएन सिग्नेटरीज हैं, उनकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं इंटरनेशनल लॉ में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट लीगल कॉन्सिक्वेंसेस डू स्टेट्स फेल, अगर स्टेट्स प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, प्रिवेंट नहीं कर पाई उस हार्म को, तो क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उन स्टेट्स के ऊपर। ये दो क्वेश्चंस पूछे गए। देखिए टाइमलाइन देख लेते हैं। 2023 में यूएन जनरल असेंबली ने आईसीजे का ओपिनियन रिक्वेस्ट किया कि आईसीजे अपना एडवाइजरी ओपिनियन दे 2023 में। 2024 मार्च, अगस्त एंड दिसंबर तक सभी कंट्रीज, ऑलमोस्ट 132 कंट्रीज के ओरल एज वेल रिटन हियरिंग्स हुई, सबमिशंस लिए गए और अब 2025 जुलाई 23 को डिसीजन आया जहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना एडवाइजरी ओपिनियन दिया। तो ये एक टाइमलाइन डिस्कस की। अब देखते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये एडवाइजरी ओपिनियन देते हुए किन सब चीज़ों के ऊपर डेल्ट विद किया है। जैसे कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर काफ़ी और भी ट्रीटीज़ हैं जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर डील कर रही है, जैसे कि UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस अग्रीमेंट, UNCLOS, Montreal Protocol and Conventions on Biodiversity and Desertification। ये सारी जो क्लाइमेट ट्रीटीज हैं, ये सब भी एक लीगल फ्रेमवर्क बनाती है। लीगल फ्रेमवर्क के तहत इन क्लाइमेट ट्रीटीज के अंदर भी कुछ गोल्स मेंशन्ड हैं जिनको फुलफिल करना है हर एक यूएन सिग्नेटरी को। इसी तरीके से ये बताया कि जो क्लाइमेट एक्शन है, जो क्लाइमेट चेंज है, वो एक लीगल ऑब्लिगेशन है हर स्टेट के ऊपर, और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है डेवलप्ड नेशंस को, क्योंकि उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, इसीलिए उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन भी है, हाइटेंड ऑब्लिगेशन है, ताकि वो रिडक्शंस कर सके एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज में और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सके, फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सके उन सब डेवलपिंग नेशंस को। साथ ही साथ अगर किसी स्टेट में नॉन कंप्लायंस किया, देन क्या हो सकता है, इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट। ये ऑब्लिगेशंस जो हैं, ये इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट कमिट करेंगे। इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट दैट मीन्स इसके ब्रीच होने पर आप एक ऐसा रॉन्गफुल एक्ट कमिट कर रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप में एक रॉन्गफुल एक्ट होगा। इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। साथ ही कुछ कंट्रीज ने ये आर्ग्यूमेंट दिया दैट ये जो पेरिस अग्रीमेंट है, ये UNFCCC है, ये सारी जो ट्रीटीज हैं, ये लेक्स स्पेशलिस्ट है। लेक्स स्पेशलिस्ट मीन्स, इस टर्म का मतलब है जब दो लॉज होते हैं, एक जनरल और एक स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक लॉ जो है वो प्रिवेल करता है ओवर जनरल लॉ। लेकिन आईसीजे ने ये जो लेक्स स्पेशलिस्ट का आर्ग्यूमेंट है, इसको रिजेक्ट किया, क्योंकि कुछ कंट्रीज कह रही थी कि ये अपने आप में ही ऐसी क्लाइमेट ट्रीटीज हैं जो अपने आप में स्पेसिफिक है और इनका अपना लीगल सिस्टम है, सेपरेट लीगल सिस्टम है। लेकिन आईसीजे ने बोला नो, दैट इज नॉट करेक्ट।
ठीक है, ये अपने आप में एक लीगल सिस्टम है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के ब्रॉड कैटेगरी में ही तो आते हैं। तो सबको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन के साथ में सारी ट्रीटीज को कॉम्प्लीमेंट्री एंड म्यूचुअली री करना होगा, तभी हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ हर स्टेट्स के लिए नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं। NDCs मतलब एक नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस की हर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सारी स्टेट्स मिलाकर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा आप NDCs जो हैं वो नहीं एमिट कर सकते हैं। तो NDCs मस्ट कलेक्टिवली लिमिट वार्निंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, योर लॉर्डशिप्स लेकर आया है उत्तराखंड रैपिड रिवीजन कोर्स सीरीज। इस क्रैश कोर्स में आपको लॉ सब्जेक्ट्स के साथ साथ में करंट अफेयर्स एज वेल एज GK की सारी टारगेटेड कवरेज मिलेगी। उत्तराखंड स्पेशलिस्ट एंड एज वेल एज इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड भी सारी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और योर लॉर्डशिप्स की जुडिशरी बुक्स भी आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी। ये क्रैश कोर्स 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट टू द गिवन नंबर। चलिए आगे चलते हैं। ICJ ने कुछ ड्यूटीज बताई हैं, कुछ राइट्स बताए हैं स्टेट्स के। पहली ड्यूटी टू प्रिवेंट सिग्निफिकेंट हार्म। बाकी जितना भी सिग्निफिकेंट हार्म है सभी स्टेट्स की कलेक्टिवली ड्यूटी है कि उसे प्रिवेंट करे। सेकेंडली, ड्यूटी टू कोऑपरेट एंड थर्डली, क्लीन इन्वायरमेंट होना, हेल्दी सेफ इन्वायरमेंट होना हर एक पर्सन का फंडामेंटल राइट है। साथ ही साथ एक ह्यूमन राइट भी है। तो ये ड्यूटी जो है वो हर एक स्टेट की कैटेगरिकली बता दी गई है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने कहा कि एक लीगल ऑब्लिगेशन है, तो अगर आप लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आप ब्रीच करते हैं तो ये एक इंटरनेशनल रॉन्गफुल एक्ट होता है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आपको बोला जाएगा कि आप तुरंत इस एक्टिविटी को रोकिए, रिपीट मत करिए, और अगर आपके इस हार्म से कुछ ऐसा होता है कि आप कंपेंसेशन पे करने के लिए भी आपको कहा जा सकता है, रिपेरेशंस देने के लिए भी आपको कहा जा सकता है। साथ ही साथ डेवलप्ड नेशन की क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए भी ओवरबर्डनिंग नहीं होनी चाहिए। डेवलप्ड नेशंस जो है वो क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे। एक और पॉइंट रेस किया गया था, जैसे कि अगर कोई एंटायर लैंड मास डूब गया है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो क्या वो स्टेट नहीं रहेगा? लेकिन ICJ ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे उस स्टेट का एंटायर लैंड मास डूब गया है तब भी वो लीगल एंटिटी बना रहेगा, वो स्टेट बना रहेगा। देखिए, इवन इफ एंटायर लैंड मास वर लॉस्ट एंड इट्स पीपल वर डिस्प्लेस्ड, द स्टेट शुड स्टिल बी प्रिज्यूम्ड टू कंटिन्यू एज लीगल एंटिटी माना जाएगा। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे और फ्यूचर में इंटरनेशनल लॉ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? एक स्ट्रॉन्ग लीगल और मॉरल पावर लेके चलता है ऐसा एडवाइजरी ओपिनियन। एक लीगल ड्यूटी रेज करता है ताकि क्लाइमेट हार्म को प्रिवेंट किया जा सके, और आगे आने वाले जितने भी क्लाइमेट लॉ सूट्स हैं उनके लिए ये एक एडवाइजरी ओपिनियन एक टूल है ताकि उन लॉ सूट्स को फाइट किया जा सके, उनको प्रिवेंट किया जा सके। दिस डिसीजन इज एक्सपेक्टेड टू किक स्टार्ट मेनी क्लाइमेट लॉ सूट्स वर्ल्ड वाइड, पुशिंग क्लाइमेट जस्टिस फॉरवर्ड। देखिए, कुछ अदर इंटरनेशनल कोर्ट ओपिनियंस भी हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी, इटलॉस 2024 मई में उन्होंने भी एडवाइस किया था कि कार्बन एमिशंस की वजह से मरीन पोल्यूशन हो रहा है, उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स IACTHR ने भी क्लाइमेट क्राइसिस को एक ह्यूमन राइट्स इमरजेंसी बताया था, जैसे कि जेनोसाइड होता है उसी तरीके से एक ह्यूमन राइट्स इमरजेंसी बताया। और फाइनली अभी ICJ ने भी अपने एडवाइजरी ओपिनियन में ऑथोरिटेटिव गाइडेंस दे दी है कि कैसे इंटरनेशनल लॉ आपको अप्लाई करना है क्लाइमेट क्राइसिस को प्रिवेंट करने के लिए। सो as we all know that these opinions, they are not legally binding but they carry a significant legal as well as moral weight. So आखिरी में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि क्या do you think developing countries like India should have the same level of responsibility for climate change as developed nations? जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप्ड नेशंस के ऊपर है, क्या उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपिंग नेशंस के ऊपर भी होनी चाहिए?
आपका क्या कहना है, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।